नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। होड़ लगी है सब। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारा प्रेशर जो है वो काम आया और अचानक मोदी सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो पीडीए के दबाव की वजह से ये फैसला हुआ है। कौन सा फैसला? जनगणना के साथ जातीय जनगणना का भी 1947 के बाद ये पहली बार जातीय जनगणना होगी जनगणना के साथ। और बिहार का चुनाव सामने है, तो बहुत सारे लोग इसको बिहार चुनाव के पहले का बड़ा फैसला बता करके उस तरीके से भी इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा, और जो कुछ महीने पहले तक भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और उनके प्रवक्ता, वो एक गाना था ना कि ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। तो ये क्यों इकरार किया, जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इकरार कर लिया है तो जिनके हाथों में ये अस्त्र था 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, और जिसके चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट किया था, बड़ा नुकसान किया था। लगातार 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली थी, लेकिन इसी अस्त्र की वजह से वो बैकफुट पर चली गई और ये लोग हिंदुओं को विभाजित करने में कामयाब हो गए और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 32 सीटें दूर 240 पर अटक करके रह गई। तो एक समीक्षकों का वर्ग है जो कह रहा है कि अब आगे आने वाले चुनाव में ये अस्त्र तो विरोधी चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो खत्म कर दिया है। अब नया क्या ढूंढ करके लाएंगे, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पटना बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, तो अभिषेक तिवारी, और लखनऊ से जहां पीडीए की राजनीति होती है, जातियों की राजनीति होती रही है, और एक लंबे समय तक मायावती और मुलायम सिंह यादव इसी वजह से सत्ता में आते जाते रहे। कांग्रेस भी पीछे छूट गई थी और एक लंबे समय के लिए भारतीय जनता पार्टी भी अलग थलग सी होकर के रह गई थी। तो लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ रहे हैं। दोनों को जोड़ करके इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार, वीरेंद्र आपके जी, सभी दर्शकों को प्रणाम। बहुत स्वागत। वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। ये जो फैसला हुआ है, और वो भी ऐसे समय हुआ है जब पूरा देश, पाकिस्तान भी और दुनिया भी दम साधे हुए इस बात का इंतजार कर रही थी कि साहब भारत कब अब सैन्य कार्रवाई करेगा पाकिस्तान के ऊपर, पहलगाम की घटना के पश्चात जो जो प्रतीक्षित है। लेकिन कैबिनेट की बैठक होती है और उसके बाद एक फैसला निकल करके आता है कि जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी होगी। किस राज्य में, किस जिले में, कहाँ कितने किस किस जाति के लोग रहते हैं, इसकी भी गणना होगी। ये कितना अहम फैसला आप मानते हैं और इसके माइनस प्लस क्या है? देखिए, एक शायर ने कहा है, और ये किसी फिल्म में गीत भी है, जो हम पे गुजरनी है एक बार गुजर जाए, वो कितने सितमगर हैं खुल जाए तो अच्छा है। तो मोदी जी का चलो भाई खोल दी दो, उसको बहुत हो गया। ये बहुत नाटक हो रहा है। और राहुल गांधी जिस तरीके से और जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से संविधान की प्रति हाथ में लेके घूमते हैं और जाति के बारे में, भारत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में उन्हें बहुत मूल बेसिक समझ भी नहीं है। जाति वर्ण को एक ही मानते हैं, ये भी उनकी
ये उनकी महान जानकारी है। तो इस जो कल घोषणा हुई है, इसके लिए लोगों को प्राइम मिनिस्टर का जो अभी हाल का मधुबनी बिहार का दौरा था, वहां पे उन्होंने पहली बार बिहार में नया काम किया कि उन्होंने वहां से पूरे इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस किया और 4 वाक्य उन्होंने अंग्रेजी में बोले। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हम उनको वी विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसिडेंट इन पहलगाम। ये पीएम ने कहा था। हम उनको पहचान करेंगे, उनके पीछे जाएंगे और उनको हम दंड देंगे, धरती के किसी कोने पर होंगे। तो इसका ये स्पष्ट, तो अब प्राइम मिनिस्टर ने ये जो कहा, ये उनका इतना कठोर संकल्प था जो उन्होंने दोहराया था, क्योंकि इससे ये साफ हो गया, पाकिस्तान की आर्मी ने जो पहलगाम में जो जो षड्यंत्र किया, वो ये भूल गए कि नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति ने पिछले 23-24 साल में एज चीफ मिनिस्टर और 11 साल एज प्राइम मिनिस्टर जो एक ट्रस्ट और लिगेसी, एक विश्वास और विरासत जो उन्होंने विकसित की है, जो उन्होंने बड़े परिश्रम से बनाया है, उसको वो यूं ही बेजा नहीं जाने देंगे। प्राइम मिनिस्टर को ये भी मालूम है, और प्राइम मिनिस्टर के बिहार के स्पीच से ये स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ काइनेटिक मिलिट्री एक्शन होगा। कब होगा, इसका निर्णय भारत सरकार करेगी, इसका निर्णय भारत की सशस्त्र सेनाएं करेंगी, पाकिस्तान नहीं करेगा। तो ये जो कल फैसला हुआ है, पीएम को ये भी मालूम है कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद विपक्ष ने क्या कहा था, सबूत मांगे थे। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद सबूत मांगे थे, जबकि सुबह 5 बजे पाकिस्तान आर्मी का ट्वीट आ गया था। और यही काम विपक्ष फिर करेगा, और जो उस समय राष्ट्रवाद का जो यूफोरिया देश में जो 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 जबरदस्त आंधी चलेगी, तो विपक्ष उसकी काट करने के लिए जाति का मुद्दा लाएगा। तो उसी मुद्दे को पंचर करने के लिए, उसकी हवा निकालने के लिए, टू सील टू पीएम, आई वुड से पीएम हैज स्टोलन द थंडर ऑफ द कांग्रेस। जो उनकी गड़गड़ाहट थी, कड़कड़ाहट थी, जो वो हल्ला मचाते, वो उन्होंने हवा निकाल दी है। और जो आज पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे हैं, होर्डिंग लगी है दिल्ली में कि झुकने वाला चाहिए, सरकार झुकती है। तो राहुल गांधी की, कांग्रेस की और जो बीजेपी ने नया नाम दिया पिंडी अलायंस की, जो जो उनका जो खुशी है, ये बहुत ही क्षणिक है, शॉर्ट लिव्ड है, इट हैज नो लाइफ। तो और जाति के मुद्दे की प्राइम मिनिस्टर ने हवा निकाल दी है, और ये होना ही था। और जिस तरीके से बीजेपी ने 14, 19 और 24 में चुनाव जीता है, और जिस तरीके से राष्ट्रवाद के ऊपर, विकास और विरासत के ऊपर, जिसको विपक्ष हिंदुत्व कहता है, वोटर का कंसोलिडेशन बीजेपी ने किया है, इससे जो जाति पे आधारित पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यूपी की समाजवादी पार्टी और बिहार की राष्ट्रीय जनता दल और या तमिलनाडु की डीएमके, इनका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा अगर भारत में सनातन और हिंदू राष्ट्रवाद या भारतीय राष्ट्रवाद की, या हमारी जो जो हमारी अपनी जो राष्ट्रीय अस्मिता के आधार पर लोग अगर वोट देने लगेंगे। दूसरा खतरा इसके ऊपर इसलिए आ रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने और केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारों ने जो गरीब वर्ग है, जो डिप्राइव क्लास है, उसके लिए जो वेलफेयर योजनाएं शुरू की हैं, और अगर हम केवल पिछले साल का आंकड़ा देखें, तो भारत सरकार ने पिछले 8 सालों में करीब 38 लाख करोड़ रुपया सीधे जनता के, लोगों के खाते में पहुंचाया है। 1 अप्रैल 2020 से और 31 मार्च 2025 के बीच में 20 लाख करोड़ रुपए का जो मुफ्त खाद्यान्न, गेहूं चावल बटा है। और बाकी जो लोगों को आवास मिले हैं, बिजली कनेक्शन मिले हैं, एलपीजी मिला है, शौचालय मिला है, पीएम किसान सम्मान योजना में पैसा मिला है, वो सब अलग है। तो टोटल जो 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 तो अब तक जो है, और प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा कहा है कि भारत में 2 एआई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एस्पिरेशनल इंडिया। तो जैसे जैसे इंडिया एस्पिरेशनल होगा और वो इकोनॉमिक लेडर के ऊपर उठेगा, उसके लिए जाति की अपील कम होती जाएगी, वो कास्ट आइडेंटिटी से दूर होता जाएगा। ये यूपी में हुआ है, ये और जगह भी हुआ है, लेकिन उसको जो है विपक्ष 2024 में बीजेपी का जो अंदरूनी पावर स्ट्रगल था, जो कॉन्ट्रडिक्शन थे, उसके चलते जो है यहाँ लाभ हो गया विपक्ष को, और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिल गई। तो अब बीजेपी ने उस जो इनकी कमजोर जो नस थी, उसका प्राइम मिनिस्टर ने कल जो है सही उपचार कर दिया है। अब जाति का मुद्दा
अपोजिशन के लिए वोट कैचिंग डिवाइस नहीं होने वाला है। और जैसा यूपी का इतिहास है, जैसा बिहार का इतिहास है, यूपी में बहुजन समाज पार्टी का नारा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। समाजवादी पार्टी का नारा था कि अब भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे। बिहार में नारा था कि भूरा बाल साफ करो, ब्राह्मण राजपूत बढ़िया लाला साफ करो। और बस जो है यादव लोग मस्त हो गए और सबने जो है झूम के आपको वोट दे दिया। आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई काम नहीं है, बस हमने जो है आपको सम्मान दे दिया, हमने आपको जो है ब्राह्मणों को, राजपूतों को, भूमिहारों को गाली देने की हमने आपको क्षमता दे दी, जाओ गाली दो और वैसे ही भूखे बढ़ते रहो। तो इस गैप को बीजेपी ने पिछले 8 साल में फिल किया है। यूपी में 3 बातें हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर अब इशू नहीं बनता वोट लेने का। यूपी में गन्ना किसान की राजनीति जो है पश्चिम यूपी में, ईस्टर्न यूपी में और तराई में अब समाप्त हो गई है। और आज ही खबर छपी है कि देश में अब की बार पूरे देश में चीनी का उत्पादन कम हुआ है क्योंकि उससे एथनॉल ज्यादा बन रहा है। तीसरा मुद्दा यूपी में था बिजली का। अब बिजली की कटौती कहीं नहीं हो रही है 75 जिलों में और 650 नगरों में, और गांव में भी बिजली रात में हर जगह आ रही है। तो अब एक ही मुद्दा बचा था जाति, उसका कल बीजेपी ने उपचार कर दिया। और मैं फिर कहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी ने, आईएसआई ने पहलगाम में ये घटना करते समय नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल लीगेसी, पॉलिटिकल ट्रस्ट और उनकी जो उनकी मानसिक दृढ़ता है, जो काम करने का जो उनका फर्म रिजॉल्व है, उसको उसका आकलन करने में उनसे भूल हो गई। तो अब तो वो जो भूल है उसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको भरपूर जवाब भी देंगे और उसका लाभ भी उठाएंगे, जो जो किसी भी पॉलिटिशियन को करना चाहिए। जी अभिषेक जी, इसमें बिहार में इसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, उस पर तो आते हैं। उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस ने जातीय जनगणना का मुद्दा अभी क्यों उठाया? भगवान राम के मंदिर के निर्माण के बाद और प्राण प्रतिष्ठा के बाद और हिंदुओं के एकजुट होने के बाद इससे पहले कांग्रेस ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? बल्कि एक लंबा दौर था जब ये नारा होता था कांग्रेस का, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और ऐतिहासिक घटनाएं बताती हैं, काका कालेलकर की रिपोर्ट से लेकर के मंडल कमीशन की रिपोर्ट तक, इनके अलग अलग जो प्रधानमंत्री हुए हैं, जो इनकी लीडरशिप रही है, सब ने उनको दबा करके रखा। पिछड़ों को, दलितों को न्याय ना मिल सके, हिस्सेदारी ना मिल सके, उनको नौकरियां ना मिल सके, उस पर इन लोगों ने एक तरीके से कुंडली मार करके बैठे रहे। अचानक अब कांग्रेस जो है इस पर विजय की मुद्रा में नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर भी चिपका रही है। और हद तो तब हो गई जब नीले कपड़े पहन करके भाई बहन संसद परिसर में घूमते हुए देखे गए थे और डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी बड़ी तस्वीरें अपने गले में लटका करके घूम रहे थे। यानी जो इनकी लिगेसी है, ये इंदिरा गांधी को भी भूल गए, ये जवाहरलाल नेहरू को भी भूल गए। और जिन अंबेडकर का अपमान हुआ था लंबे समय तक कांग्रेस के द्वारा, उन्हीं अंबेडकर की तस्वीर गले में लटका करके घूम रहे थे। तो ये जो एक हड़कंप है, असुरक्षा है कि मिट्टी में मिल जाएंगे अगर उसी नारे पर चलते रहे, जात पर ना पात पर वाले पर। और इसलिए अब मजबूरी में आकर के ये जातीय जनगणना का ढिंढोरा पीट रहे हैं पिछले कुछ समय से। नहीं, ठीक है। जातीय जनगणना होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी 2010 में, मैं 5 पॉइंट बताऊंगा। 2010 में कांग्रेस ने अपोज किया था, बीजेपी ने सदन में कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। उस वक्त उनके साथ समाजवादी पार्टी और राजद भी थे। अब ये वाली राजनीति समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ज्यादा डेंट करेगी, राजद को ज्यादा डेंट करेगी, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन सावधान तो रहना पड़ेगा। क्योंकि कोर वोटर तो बीजेपी का शिफ्ट होने की बात है। फरवरी में कांग्रेस में एक मीटिंग हुई थी और कहा था कि क्या हम वापस सवर्णों के वोट की तरफ जा सकते हैं अगर हमने प्रोवोक किया और बीजेपी भी करा ले जातीय जनगणना, तो क्या सवर्ण उस परिस्थिति में आकर के नाराज होके जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं 4 पॉइंट बता दूं। राहुल गांधी ये मिस कर गए कि बीच में संघ आता है।
2010 में समर्थन दिया था, 2015 में मोहन भागवत ने कहा था आरक्षण की समीक्षा होगी। क्रोनोलॉजी समझिएगा सर। 2017 में 2 अक्टूबर को दिल्ली के उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति जो थी रोहिणी जी, उनके नेतृत्व में 4 लोगों के साथ जो है वो रोहिणी कमीशन का गठन हुआ और रिपोर्ट अक्टूबर में भेज दी गई। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार कोविड और इन सब चीजों में फंस गई। लेकिन जैसे ही मोदी 3.0 आया तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट में करेंगे, शेड्यूल ट्राइब में लेके आएंगे। लेकिन असली खेल तो सर जो रोहिणी कमीशन के डिटेल्स हैं, जो रोहिणी कमीशन के सुझाव हैं, वो तो ओबीसी सब क्लासिफिकेशन में। अगर उसको लागू कर देगी भारतीय जनता पार्टी की तो उत्तर प्रदेश और बिहार के 50% से अधिक यादव अनकैप्ड हो जाएंगे, जनरल क्लास में आ जाएंगे। कोटा विद इन कोटा जो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कोटा विद इन द कोटा जब होगा तो 50% लोग क्रीमी लेयर के पास आ जाएंगे, जिस प्रकार के सुझाव हैं ओबीसी को लेकर के, और साथ में पटेल समाज से भी लोग आ जाएंगे। तब क्या होगा? तब लास्ट लाफ किसका होगा? लालू प्रसाद यादव का होगा या फिर इसका होगा? इसलिए कभी कभी जब शतरंज की बाजी खेलते वक्त कोई अपने प्यादे को आगे रख देता है और आप बड़े गौरव के साथ उस प्यादे को मार देते हैं तो बड़ा स्माइल करते हैं, वो स्माइल राहुल गांधी का है। लेकिन भाई प्यादे को मारा क्यों गया है, ये भी सोचना पड़ेगा। जिस दिन फॉरेनर एंड इमिग्रेशन बिल आया था तो मैंने कहा था कि सरकार अब निसंदेह यूसीसी के पहले एनपीआर की तरफ जाएगी। पॉइंट नंबर 5 रख रहा हूं, अब एनपीआर की तरफ जाएगी। मेरा ये मानना था सर कास्ट सेंसस तो होना ही है, लेकिन ये समवेयर मैं सोच रहा था कि जब परिसीमन हो जाएगा तब होगा, लेकिन ये 1.5 साल पहले आ रहा है। क्यों? इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो हमारे पास कितने बांग्लादेशी मुसलमान हैं इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की लकीर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के लोगों के माथे पर आई जब इन्होंने कहा पाकिस्तानियों भारत छोड़ो। पता चला कि भारत की महिलाओं ने पाकिस्तानी शौहर बना रहे हैं और 10-10, 15-15 पिल्ले पल रहे हैं यहां पर। तो हेड काउंटिंग से तो होगा नहीं, आपको जाना होगा फुल फ्लेज सर्वे के लिए। अब एनपीआर बोल के आते बीजेपी वाले तो भाई इस देश में फिर शाहीन बाग बनता। तो कहा कास्ट सेंसस पे आते, पहले एक डेटा लेके आ जाते हैं, उसके बाद एनपीआर पे जाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप और ये हो के रहेगा। और आखिरी बात, जातीय जनगणना 1931 में इतनी डिफिकल्ट थी, आई रियली डोंट नो। मोदी सरकार ने कह तो दिया है, पर आधार कार्ड के भरोसे होगा, राशन कार्ड के भरोसे होगा, कैसे होगा इतना आसान नहीं है। क्योंकि करेगा कौन? प्राइमरी लेवल के शिक्षक, और प्राइमरी लेवल के शिक्षक वही कॉलम में भरेंगे जो इंफॉर्मेशन में है, तो कितनी ऑथेंटिक बनेगी? तो अभी डिफिकल्टीज भी है, ये भी है, और ये 1-2 साल में होने भी वाला नहीं है। तो इसको लेकर के पैनिक का माहौल है, और खास करके उस सेक्टर में है जिस सेक्टर पर कांग्रेस की नजर थी। मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा था, ईडब्ल्यूएस आर्मी, इसके अलावे बड़े पत्रकार हैं बिहार के ज्ञानेश्वर, आतंकी धर्म पूछ रहा है, सरकार जात पूछ रही है, मेरा भारत महान, अभिनव मिश्रा लल्लन टॉप के कांग्रेसी पत्रकार, इसी प्रकार से विशाल पांडे नेहरू जी का फोटो लगाए हुए कह रहे हैं कि मैंने मोदी को अनफॉलो कर दिया। ऐसी तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस की तरफ से सवर्ण बन करके इसका विरोध कर रहे हैं और उसमें ट्रैप में फंसाया जा रहा है। उनके पास एक ऑथेंटिक बढ़िया आईटी सेल है, और जब वो राजद के साथ मिलती है तो ये वाला कॉकटेल बहुत खतरनाक होता है। इसलिए आप कई बार बहुत अच्छा काम करने जाते हैं। किसान आंदोलन पे भी आप संभाल नहीं पाए थे, किसान बिल बहुत अच्छा था। तो नरेंद्र मोदी जिस विजन के साथ आए हैं, क्या अमित मालवीय और उनकी टीम इसका काउंटर कर पाएगी? इस पर बहुत डिपेंड करेगा बिहार इलेक्शन, क्योंकि इससे एक सेगमेंट अगर नाराज होगा तो वो राजद की तरफ नहीं जाएगा, तो किसको ढूंढेगा? नीतीश कुमार को ढूंढ नहीं सकता, उससे तो नाराज ही है, और बीजेपी से भी नाराज होगा। तो ऑब्वियस चॉइस जो है वो प्रशांत किशोर बन सकते हैं
अभी ये लंबी बात है, ये अभी देखना होगा 1-2 महीने में कहां जाती है राजनीति इस संदर्भ में। हो सकता है मोदी 1 महीने में सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा मुनीर को ही उड़ा दे, कुछ भी हो सकता है। मोदी जी अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकते हैं। ये किसी ने कल प्रेडिक्ट नहीं किया था। लेकिन अगर कुछ बड़ा नहीं होता है तो बिहार विल नॉट बी केक वॉक। इतना तो मुझे बिहार की राजनीति का तजुर्बा है बीजेपी के लिए, क्योंकि कुछ चीजें आउट ऑफ द वे जा सकती है। मुझे अमित मालवीय की टीम पर विश्वास कम है थोड़ा सा जी। वैसे ये अभिषेक जी, कदम मैं बहुत यहाँ अच्छा पे है। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि अगर अगर इसका जो हम अगर लार्जर पिक्चर लें तो जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस था, जो बना था 1925 में, जहां से वोकिज्म निकला है और आजकल उसका गढ़ बन गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो वहां की जो क्रिटिकल थ्योरी है समाज को बांटने की, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है क्रिटिकल रेस थ्योरी। वहां भारत में हिंदुओं की हर जाति को एक रेस, एक नस्ल बनाने की तैयारी हो रही है। और एक अमेरिकन एनआरआई इंडियन है, राजीव मल्होत्रा की एक बहुत मशहूर किताब है जी। द स्नेक इन गंगा। उसमें इसका बहुत विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। और उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये एजेंडा आया है। वो लेफ्ट वहाबी जो कबाल है, जो गिरोह है, ये उसका एजेंडा है जिसके ऊपर कांग्रेस चल रही है। और अमेरिका में इसको संभालता है सैम पेट्रोडा। तो हाँ, ये बिल्कुल। और उसके अलावा जाति जो एजेंडा है भारत में, वो एजेंडा चर्च का है, यानी जोशुआ प्रोजेक्ट। और बिल्कुल। 2014 तक, जब तक इटली की मैडम की सरकार थी, तब तक जो है जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर आप अभी जाइए तो आपको भारत के हर जिले के, हर ब्लॉक के, तहसील के, गांव में जाति का डाटा मिलेगा। और उन्होंने हर जिले में जो है कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी उन्होंने डेवलप की है, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, पीड़ित करने वाला और पीड़ित। तो ये जो है चर्च का एजेंडा है बेसिकली जात का। और भारत में इसके बीज भी आज से 250-300 साल पहले अर्ली 18 सेंचुरी में अंग्रेजों ने बोए थे। और इसकी बुनियाद है ब्राह्मणवाद का, वो ब्राह्मण का विरोध। क्योंकि चर्च ने 18 सेंचुरी में ये समझ लिया था कि बिना ब्राह्मणों को नष्ट किए सनातन धर्म को, भारतीय व्यवस्था को नष्ट नहीं किया जा सकता। केवल यही है जो सनातन की पताका को हाथ में लिए रहता है। और सारे मूल्यों को, सारी मान्यताओं का ये जो है एक अपने आप में भंडार है, रिपोजिटरी है। ये उसका एजेंडा है जो अंग्रेज छोड़ गए थे आज से 300 साल पहले। वरना और उसके चलते पहला काम ये किया गया कि पूरे देश में जो है गुरुकुल को समाप्त किया गया। और एक धर्मपाल जी की बहुत मशहूर पुस्तक है भारत का स्वधर्म। इसमें बहुत बहुत विस्तार से दिया गया है कि 18th सेंचुरी के एंड तक मद्रास प्रेसिडेंसी में, महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी में और बाकी अन्य इलाकों में 96% लिटरेसी भारत में थी। और सारे गुरुकुलों में, जिनको आज अनुसूचित जाति का कहा जाता है, इनकी आबादी 68 टू 76% थी। तो ये जो हजारों साल से ये जो कहानी गढ़ी गई है, ये हजारों साल से ब्राह्मणों ने दबाया है, अत्याचार किया गया है। धर्मपाल जी की जो पुस्तक अंग्रेजी वाली है द ब्यूटीफुल ट्री, उसमें विस्तार से पूरा आंकड़ा दिया गया है हर जाति का, पूरे भारत का। तो ये उसका एजेंडा है जिसको लेके कांग्रेस चल रही है। और हम लोग जो है तो ये एजेंडा जो है चर्च का है। और चर्च का पेट प्रोजेक्ट है जोशुआ प्रोजेक्ट। अगर इसको हम जान लेंगे तो कांग्रेस का पूरा गेम प्लान समझ में आ जाएगा कि कैसे हिंदू समाज को, भारतीय समाज को, सनातन धर्म को खंड खंड में बांटा जाए, इनको अकेला किया जाए, तो परिवार नाम की संस्था को नष्ट किया जाए, और फिर ये लोग अकेले हो जाएंगे, फिर इनको हम आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। ये पूरा गेम प्लान है इसके पीछे। और वीरेंद्र जी, अभी जो अभिषेक जी ने कहा था कि भाई ये जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी रोहिंग्याज जो बड़ी संख्या में निकल रहे हैं और जो बरसों से यहीं रह भी रहे थे, यहीं का खा भी रहे थे, यही बच्चे पैदा करके उनको बड़ा कर रहे हैं, उनके ब्याह शादी भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास इनके शौहर पाकिस्तान में हैं या दूसरी जगहों पर हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट भी पाकिस्तान का है लेकिन भारत में रह रहे हैं। क्या समय आ गया है अब जो अब मुहिम अमित शाह ने शुरू की है कि यूसीसी लागू किया जाए, एनपीआर जो है कड़ाई से, और एनपीआर एनआरसी नहीं, भी, एनआरसी, यस यू आर राइट। हाँ,
एनआरसी एनआरसी जो हम्म पहले एनपीआर इसका नाम हुआ करता था, तो एनआरसी जो है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक तरीके से किया जाए और उसमें सक्षम अधिकारियों को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाते हुए लगाया जाए। देखिए, पहलगाम ने एक बहुत ही भयानक सत्य को सामने लाके रख दिया है। 5 लाख महिलाएं ऐसी हैं, तो और उसमें बड़ी संख्या ऐसी है जो पाकिस्तान की महिलाएं शादी होके यहाँ आई हैं, यहाँ रह रही हैं, और जिनको पाकिस्तान भेजा गया है उसमें कोई 20 साल से, कोई 40 साल से, कोई 45 साल से भारत में रह रही हैं। पता नहीं और ये इस देश का क्या तंत्र है। और जो प्रोफेसर आनंद रंगनाथन कहते हैं कि इंडिया रिपब्लिक नहीं है, इंडिया इज ए बनाना रिपब्लिक, तो ये जो जो सत्य सामने आया है ये वास्तव में बनाना रिपब्लिक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को 5,000 पाकिस्तानियों की लिस्ट सौंपी है, और अभी तक दिल्ली पुलिस उन्हें खोज नहीं पाई है। ये बहुत गंभीर सवाल उठाता है। 11 साल से दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार क्या कर रही थी। यूपी में यूपी में बीजेपी की सरकार 9वां साल है, क्या कर रही थी। तो ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा, जिसको हम कहते हैं फिफ्थ कॉलमिस्ट, जो कहते हैं घर का भेदी, जो होते हैं, वो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे हमारे पाँव के नीचे आग जल रही, हमको अंदाजा भी नहीं था। तो ये जो पहलगाम की घटना के बाद जो सारे तत्व उभर के आए हैं, ये बेहद चिंताजनक हैं, बहुत अलार्मिंग है, एंड दे क्रिएट ए वेरी स्ट्रांग ग्राउंड फॉर ब्रिंगिंग एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जिसमें एक-एक व्यक्ति आइडेंटिफाई किया जाएगा। और जब सीए आया था उस समय सरकार ने ये स्पष्ट किया था कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट, ये नागरिकता का पर्याप्त का ये साक्ष्य नहीं है। दे आर नॉट एविडेंस ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये साफ-साफ कहा गया था। और इसी के चलते जो है ये सेकुलर नेताओं ने और जिहादी मुस्लिम नेताओं ने ये पूरे देश में ये माहौल बना दिया कि सब मुसलमानों को देश के बाहर निकाला जाएगा। लेकिन पहलगाम की घटना के बाद अब इसका इतना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन गया है, और कास्ट सेंसस के बाद भी अब होगी। तो अब जो है दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा। लेकिन ये बहुत ही आर्डस, बहुत ही पेनस्टेकिंग, बहुत ही लंबी, बहुत ही दुरूह प्रक्रिया है। और केंद्र सरकार के लिए ये तमिलनाडु और केरल और पश्चिम बंगाल और तेलंगाना और कर्नाटक में यदि कांग्रेस और कम्युनिस्ट सरकारें रहती हैं, तो इसको लागू कराना भी कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो सेंसस कमिश्नर है वो जनगणना कराता है, लेकिन वो भी राज्य सरकारों की मशीनरी के माध्यम से ही तो काम कराता है। तो मुझको तो ये भी लगता है कि सरकार को कोई नया बड़ा कानून लाना पड़ेगा। एनआरसी कानून में अब जो है ये जो नए तथ्य सामने आए हैं पहलगाम की घटना के बाद, कुछ नए आवश्यक परिवर्तन करने पड़ेंगे। और अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि अब एनआरसी को बहुत लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। तो हो सकता है कि सरकार अभी डिलिमिटेशन का या सेंसस का अभी प्रतीक्षा करे कि डाटा पूरा उसका आ जाए सेंसस का, उसके बाद करें। लेकिन एनआरसी अब होके रहेगा यदि इस देश को रहना है। जिस तरीके से भिंडी बाजार में पाकिस्तानियों को हटाया गया है फुटपाथ से बंबई में, जिस तरीके से चंदोला लेक में हजारों की तादाद में बांग्लादेशी बसे हुए थे, और एक मोहम्मद खान साहब कोई सिवान के हैं, वहां पे उनका 3 एकड़ में फार्म हाउस बना हुआ था। अहमदाबाद ऐसा इतना बड़ा शहर, उस शहर के सर्वाइवल के लिए, अस्तित्व के लिए एक लेक, एक झील, एक तालाब, एक वाटर बॉडी कितनी आवश्यक है। और बताइए वहां पे 30 साल से बीजेपी की सरकार है और अहमदाबाद में ये चिराग तले अंधेरा हो रहा था। जिस तरीके से योगी जी ने अभियान चलाया है इंडो नेपाल बॉर्डर पर, बहराइच में, बलरामपुर में और बस्ती में, सिद्धार्थनगर में, हजारों की संख्या में नो मैंस लैंड के ऊपर जो है मदरसे बने हुए हैं, मस्जिद बनी हुई है, सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया ग्राम समाज की, उसको कब्रिस्तान बना दिया, फर्जी मजारे बना दिया, और ये अभियान अभी चल रहा है। तो ये पहलगाम की घटना तो मैं कहता हूँ इट्स ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि इसने इतने बड़े खतरनाक पहलू पे पर्दा उठा दिया। जी 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 जी। जरा एक बार अभिषेक जी को जोड़ लेते हैं। अभिषेक जी, बिहार के चुनाव पर जातीय जनगणना का जो ये फैसला है, ये
किसके लिए पॉजिटिव रहेगा, किसके लिए नकारात्मक रह सकता है? अभी तो चूंकि मैं ग्राउंड पर हुआ नहीं, जाके आया नहीं हूं, कल से निकलूंगा, क्योंकि आज कल तो आया ही है। लेकिन एक जो मोटा मोटी चीज बिहार में एक दिन में मुझे समझ में आई है, बिहार का रुझान जो समझ में आया है, संभवतः ये एनडीए को डेंट करेगा, एनडीए को इससे नुकसान होगा अगर इसको ठीक ढंग से बीजेपी आईटी सेल ने हैंडल नहीं किया, क्योंकि आईपैक बहुत ऑर्गेनाइज्ड ढंग से काम करे। प्रशांत किशोर ने कल बड़ा संतुलित बयान दिया कि एक बार फिर से देश के रिसोर्सेस और पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। बिहार में जातीय जनगणना हो ही गया तो किसी के हाथ में कौन सा सोने का मकान आ गया, पलायन तो वैसे भी जारी है, और ये लगातार कास्ट सेंसस के बहाने सवर्णों को डराने का प्रयास किया जाएगा। अब ये जो लाइन है ना, ये बहुत डेंजरस है। वो इसलिए डेंजरस है क्योंकि वास्तव में बिहार में सवर्ण समाज कमजोर है, उत्तर प्रदेश में नहीं है लेकिन यहां पर कमजोर है, और लगातार राजद इसीलिए वो डर का माहौल क्रिएट करने का प्रयास करती है। अब ऐसे में जो सबसे बड़ी चीज है हमारे सामने कि प्रशांत किशोर की आईपैक कितना डेंट करती है शाहाबाद और तिरहुत प्रमंडल में। ये दो ऐसे प्रमंडल हैं जहां पर बीजेपी का ये वोटर कोर वोटर है। अगर इसको 1 से 2% भी छिटकाने में कामयाब हो जाएंगे तो असेंबली इलेक्शन बिल्कुल नेक टू नेक हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार मुकेश सैनी असेंबली इलेक्शन के भागीदार नहीं थे। नीतीश कुमार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, सिर्फ बीजेपी का ही कोर वोटर जो है वो उसको संभाले हुआ था, और कह सकते हैं चिराग पासवान का। अब अगर बीजेपी का गलती से 1-2% शिफ्ट करेगा तो किसी भी तरफ जा सकता है, तो हमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है, मैं कहूंगा कि अगर इसको बीजेपी ठीक ढंग से नहीं हैंडल कर पाए तो चुनाव के बाद प्रशांत किशोर एक थैंक यू नोट अमित मालवीय को भेज सकते हैं कि थैंक यू, आपने ऐसा किया। जैसे मैंने एक बात कही ना कि बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन हो जाता है कांग्रेस आईटी सेल प्लस राजद आईटी सेल, और बिहार में मैंने हमेशा देखा है कि इनके आगे बीजेपी आईटी सेल बहुत बहुत पीछे रही है, और बिल्कुल फोकस्ड गोल है। वो अभी से ही चिल्लाने लगे हैं भले बिहार में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं है, तो बिहार में तो नौकरी ही नहीं है, लेकिन वो चिल्ला रहे हैं कि हम छाती पे चढ़ के 90% आरक्षण लेंगे, 90% प्राइवेट कंपनीज में आरक्षण लेंगे। तो यहां का जो पढ़ा लिखा डॉक्टर और बाकी समाज है वो ऑलरेडी बयान दे रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, असहज महसूस करने लगते हैं। तो वो स्थिति उत्पन्न ना हो, बाकी सब ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो खैर मैं समझ रहा हूं कि ये कहानी मोदी जी ने क्यों शुरू की है, पर क्या बिहार इसके के जन जन तक ये बात पहुंच पाएगी जो अभिषेक तिवारी बोल रहा है कि रोहिणी कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन कराना है, पटेल और यादव का सब क्लासिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि वो आरक्षण के नाम पर वो मूलभूत सुविधाओं का पर डकार मारे बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें देखना पड़ेगा ना जी। आपकी आशंका अपनी जगह है, लेकिन मेरा ये निजी तौर पर मानना है कि ये आईटी सेल चुनाव ना किसी को जिता सकते हैं ना हरा सकते हैं। बहुत सीमित इनकी अप्रोच होती है और बहुत कम संख्या में लोग सोशल मीडिया मंचों पर रहते हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होगा। लेकिन आखिरी टिप्पणी वीरेंद्र जी, मैं आपसे ये चाहूंगा, जी। योगी आदित्यनाथ तो दूसरे दिन ही शुभम के यहाँ पहुंच गए थे कानपुर, और राहुल गांधी भी हो आए हैं। ये जी। अखिलेश यादव कैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं कि ये डिसोन कर रहे हैं उस फैमिली को कि मैं तो उस फैमिली को जानता ही नहीं, जी, और जी, मेरे जी, जी। कार्यकर्ता जो हैं वहां हो आए हैं, मुझे ऐसी जानकारी है। तो ये तबरेज को व्यक्तिगत रूप से जानते थे सर, सॉरी एक बात क्या बोलना शो पड़ा। क्या शो करना हाँ, चाहते हाँ। हैं? इनके पिताजी तो जाकर के माफियाओं के कुत्तों से भी हाथ मिलाते थे, और हाँ। ये जो है पहलगाम में उत्तर प्रदेश के एकमात्र निशाना बने शुभम के परिवार के यहाँ तक भी संवेदना व्यक्त करने नहीं पहुंचे हैं। देखिए, आपको याद होगा पिछले वर्ष 24 नवंबर को जब संभल की जामा मस्जिद जो हरिहर मंदिर था, जब उसमें एएसआई की टीम सर्वे करने गई थी तो उसके ऊपर हमला हुआ था, और उसमें गोली चली थी, उसमें 5 लोग मारे गए थे।
अखिलेश यादव ने वहां पे अपनी पार्टी के लोगों को भेजा था और यूपी असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन माता प्रसाद पांडे वहां गए थे और प्रत्येक परिवार को कई लाख रुपए देके आए थे। 5 लाख रुपए शायद उन्होंने पर फैमिली को दिया था। तो अब उसपे उनकी क्या रिश्तेदारी है हम नहीं जानते, क्या उनको वो जानते थे, क्या वो उनके परिवार के सदस्य थे, हमको नहीं पता। और अगस्त में पिछले वर्ष जो है बहराइच में जो है मुसलमानों ने एक वहां के लड़के रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी थी। तब भी समाजवादी पार्टी की ओर से कोई नहीं गया था, ना ही कोई उसको कोई फाइनेंशियल सहायता दी गई थी। तो अखिलेश यादव ने केवल इस अवसर का इस रूप में उपयोग किया है कि जो कम्युनल पोलराइजेशन की और जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, जो जाति अस्मिता के आधार पर समाज में ध्रुवीकरण करने की जो उनकी राजनीति है और जो मुसलमानों को संदेश देने की राजनीति है कि पहलगाम में मुसलमानों ने एक हिंदू की हत्या की है, तो हम उसमें शोक जताने के लिए नहीं जाएंगे। ये वही अखिलेश यादव हैं जब यूपी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का देहांत हुआ था, तो उसमें भी वो शोक व्यक्त करने नहीं गए थे, यहाँ तक कि तेरही कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कल्याण सिंह जी के देहांत के बाद लगातार पूरी दूरी बनाए रखी थी, जबकि बीजेपी ने उनको ऑफिशियली शोक संदेश पहुंचाया था कि साहब ये कि इस दिन तेरही है और यहाँ शोक सभा है। तो ये समाजवादी पार्टी की राजनीति है, ये उनके पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, जिसके चलते वो ऐसा कर रहे हैं और उनके अस्तित्व के लिए ये आवश्यक है कि जैसे भी हो, उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे जो है छटकना नहीं चाहिए। ये सब उसी लिए कर अभी रहे हैं और क्या कहा जा सकता है इसको। अभिषेक जी कुछ बिल्कुल। जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है सर कि जो शुभम को इन लोगों ने जिस प्रकार से डिसोन किया है, वो सोची-समझी रणनीति है, वो हेट्रेड दिखा रहे हैं कि हाँ, वो चूँकि जिस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है, मैं तो पीडीए की जो बात करता हूँ, उस कम्युनिटी वो मेरे लिए अनटचेबल है और चूँकि अनटचेबल है तो मैं दिखा रहा हूँ मुसलमानों को ही नहीं, यादवों को भी अपने जो फॉलोअर्स हैं, सिर्फ मतलब सभी यादव नहीं, जो जिनके लिए टर्म हम लोग यदुमुल्ला यूज़ करते हैं, जो हरियाणा के राष्ट्रवादी अहिर भाइयों ने यूज करना शुरू किया, जिससे अखिलेश यादव को बहुत तकलीफ होती है और उनके समर्थकों को। लेकिन सच्चाई तो वही है कि आप जो करने का प्रयास कर रहे हैं, वो साफ-साफ रिफ्लेक्ट तो वही होता है। कैसे सोचिए कितनी घृणित सोच है। तो इसी कारण मैं समझता हूँ कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो न केवल मिलती है। अब योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहा जाए? योगी आदित्यनाथ जी शायद मैंने अपने 20 वर्षों के जितना जब से पॉलिटिक्स समझ रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी जैसा तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर देखा ही नहीं है। वो भूतो न भविष्यति, शायद भविष्य में हम पता नहीं योगी जी के आसपास भी कोई देख पाएंगे कि नहीं। ये कभी-कभी यदा-कदा भारत की धरती पर इस प्रकार के लोग जन्म लेते, बिरले। तो है, अखिलेश यादव को अपनी राजनीति करनी है, वो 2027 में भी दिखेगा हमें। उसका परिणाम भी देखिए। अब ये तो याद आएगा ना जब हम भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाएंगे, तो पूछेंगे ना भाई ये वाला प्रश्न तो, कि आप बताइए कि अखिलेश यादव क्यों नहीं गए थे जब इस प्रकार का वारदात हुआ? तो उत्तर तो देना पड़ेगा ना उनको भी। अभी मत दें। जी। अभिषेक जी आपका भी और वीरेंद्र नाथ भट्ट आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मुद्दों नमस्कार। पर आप लोगों ने चर्चा की है। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, प्रणाम। प्रणाम।